प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग 2024 के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक पेपर के 3 भाग में सॉल्यूशन मैंने बताया था, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 और भाग 2 पहले ही क्लास हो चुकी है। आज तीसरी क्लास है जिसमें हम वर्णनात्मक प्रश्नों को बताएंगे और ये वर्णनात्मक प्रश्न 6-6 नंबर के होते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, 23, 24 और 25 के क्वेश्चंस में 23 में भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक प्रश्न हल करना होगा, अथवा में दिया होगा। 24 में भी 2 प्रश्न, एक हल करना होगा और 25 में भी 2 प्रश्न, एक हल करना होगा, जो कि प्रत्येक 6-6 नंबर का होगा। तो लेट अस सी नाउ, देखा जाए सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो 23 का फर्स्ट पार्ट है, जो कि अथवा में पहला जो पार्ट है, क्या दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। ये क्या दिया हुआ, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग होंगे, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है और दोनों के परिमापों का योगफल दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने हैं, हम लोग वर्गों की भुजाएं x और y मान लेंगे, या a और b मान सकते। चलिए हम लोग x y माने। माना वर्गों की भुजाएं x और y है, ये मान लिया। अब जानते हैं, जो पहला वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या दिया हुआ है, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमें दिया हुआ है, का योगफल दिया हुआ है। कितना दिया है, देखिए 157 मीटर स्क्वायर। चूंकि भुजा पहले क्षेत्रफल की x है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा y स्क्वायर, भुजा वर्ग होता है 157। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एग्जैक्टली परिमाप, जब आप वर्ग के परिमाप की बात करते हैं तो 4 गुणे भुजा होता है। तो पहले वर्ग का 4x और दूसरे वर्ग का 4y। पुनः जो दिया है वर्गों के परिमापों का योगफल, देख रहे हैं ना, वर्गों के परिमापों का योगफल देखिए कितना दिया है, वो दिया हुआ है हमें 68 मीटर। और होगा क्या, 4x हो जाएगा पहले वाले का, 4y होगा दूसरे वर्ग का, और जो कि 68 हो गया। और ये 4 से भाग भी हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ठीक है। अब ये दूसरी इक्वेशन, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो x और y का मान आएगा, वही हमारी भुजाएं होंगी। तो देख रहे हैं ना, प्रतिस्थापन, यहां से y का मान इसमें रख दीजिए या x का मान, किसी एक का मान। तो चलिए इन दोनों को हल करेंगे समीकरण 2 से, या यहीं से देख लीजिए, हमें y का मान कितना मिल रहा है, 17 माइनस x। ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कहां पे, इस जगह रख देंगे। तो चलिए रखा जाए। क्या दिया हुआ है, देखिए यहां रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख रहे हैं कितना, 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू था 157। चलिए इसी को हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x और इज इक्वल टू 157। 157 को भी इधर ही लाया जाए
कितना आ जाएगा देखिए, ये ऐड करिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा -34x और 289 की तरफ 157 इधर माइनस आके 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर -34x प्लस इसमें से माइनस करिए 2 3 और यहाँ से 1 132 इज इक्वल टू 0। 2 से भाग हो रहा है देखिए, x स्क्वायर -17x और प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें इसका फैक्टर कर देना चाहिए, तो 11 इंटू 6 होगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 11 माइनस 6 कॉमन लेंगे, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर आए वो क्या आया, x माइनस 11 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर x आप 11, देखिए दो मान आए, x के दो मान आए, ठीक है, कौन कौन से, x की वैल्यू आई 6 या 11, दोनों का योग कितना था 17। अगर x देख लीजिए, यदि x हम लोग 6 लेंगे तो समीकरण 3 में देखिए y का मान आ जाएगा 17 माइनस 6 मतलब 11, क्योंकि दोनों का योग 17 था। और यदि हम x की जगह 11 लेंगे तब y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो वर्ग की भुजाएं आई वो 11 और 6 मीटर आएंगे, मीटर स्क्वायर है। अतः वर्ग की भुजाएं, जो पूछा था कि वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए, अतः जो वर्गों की भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, वर्गों की भुजाएं 11 मीटर और 6 मीटर होंगी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा वाला पार्ट भी देखा जाए, बताए थे ना हम दोनों पार्ट कराएंगे। हाँ, आपको उसमें सहूलियत रहती है कि आप कोई एक पार्ट ही सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, अथवा का जो पार्ट दिया हुआ था, ट्वेंटी 23 का जो अथवा वाला पार्ट था वो ये दिया हुआ है। देखिए, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, न धारा के विरुद्ध है न धारा के विपरीत है। ठीक है, शांत जल में है चाल, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। देखिए, धारा के विरुद्ध जाने पे जो धारा की गति होती है वो वेग को कम करती है, तो ज्यादा समय लगता है। तो इन्होंने ये इसमें दिया है, प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है कि 24 किलोमीटर जो धारा के विरुद्ध जाने में और वापस जो धारा की तरफ आने में, तो जो पहले वाला समय है वो 1 घंटा अधिक है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपली धारा की चाल अगर x मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने मान लिया, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लिया। ठीक है, तो शांत जल में कितनी चाल थी, 18 किलोमीटर। तो धारा के विरुद्ध तो x कम हो जाएगा, क्योंकि जो धारा का वेग होता है वो नाव की चाल को कम करता है। तो नाव की चाल, तब नाव की जो चाल होगी धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध कितनी होगी, ये देखिए 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के ओर जाने में धारा की दिशा में चाल क्या होगी, ये नाव की चाल किधर, धारा
की ओर या धारा की दिशा कितना होगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। अब समय का तुलना है भाई, धारा के विरुद्ध जाने में समय और धारा के विपरीत जाने में समय दोनों निकालना होगा। धारा के विपरीत जाने में समय ज्यादा लगेगा, वो भी कितना समय ज्यादा दिया है 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम या तो दोनों का अंतर निकाल लें कि धारा के विरुद्ध जाने में अधिक समय लगेगा, उसमें से अगर धारा की तरफ धारा की ओर जाने में जो समय लगेगा उसमें से माइनस कर दे, तो 1 घंटा अंतर होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है कि धारा के विरुद्ध समय लगा समय, धारा के विरुद्ध लगा समय और धारा की ओर लगा समय का अंतर 1 घंटा है। धारा की ओर लगा समय और वो कितना है, बराबर 1 घंटा, ये दिया। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। आपके पास चाल भी है, दूरी भी है। दूरी कितनी है 24 किलोमीटर, तो आप जानते हैं दूरी बटे चाल होता है दोनों में, तो हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, दूरी बटे चाल क्योंकि समय लिख दिया है। तो क्या करेंगे, 24 बटे विरुद्ध है 18 माइनस एक्स, चाल हो गई 18 माइनस एक्स, माइनस दूरी 24 ही है, वापस आ रहा है, लेकिन चाल कितनी हो गई 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, और वो कितना हो जाएगा 1। इसी को सॉल्व कर लिया जाए, x का जो मान आएगा वही धारा की चाल होगी। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। इसी को सॉल्व किया जाए। देखिए सबसे पहले तो इसमें 24 कॉमन है, कॉमन ले लिया जाए। 1 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 1 बटे है 18 प्लस एक्स, और ये कितना है 1। और अब हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहिए। देखिए 24 या 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एलसीएम है, यहाँ 18 प्लस एक्स माइनस 18 और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, 2x आया, 24 गुणे ऊपर से आया 24 गुणे 2x, यहाँ से x और x का योगफल बटे ये देख रहे हैं ना a प्लस बी और a माइनस बी, 18 का वर्ग और x का वर्ग इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 48x, इधर से आ जाएगा 18 का वर्ग कर लेंगे 314। ठीक है, तीन सौ चौबीस। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एक तरफ ले आइए इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब 324 का ऐसा गुणनखंड लेना है जिसका अंतर कितना हो 48। तो देखिए 324 का गुणनखंड करना है, 324 देख लीजिए, दो कम दो, दो दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16। ठीक है, 4 है और यहाँ से फिर से 81, 3 से कटेगा
फिर 3 से, फिर 3 से, और फिर ये 3 से। एडजस्ट करिए कितना अंतर चाहिए, 48 चाहिए। तो हम लोग क्या करें, देखिए 9 और 3 27 नहीं आएगा, 27 दूना कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 27, 27 दूना हो गया हम लोगों का 54 और 4, तो कितना आएगा 54 और 6, सॉरी 54 और 6। क्योंकि देखिए हम क्या किए, जैसे इसका कैसे बड़े नंबर्स का कैसे गुणनखंड काटते हैं ये ध्यान रखिए। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 था, तो ये 27 और 2 और रख लें तो 54, इसी 48 के आसपास हम पहुंच गए। और बाकी जो 2 नंबर बचे 6, तो 54 गुणे 6, इसका 54 और 6 का अंतर कितना आएगा, 48 आएगा। इसी से ये निकाल लेते हैं, तो 54 और 6 होगा, इस बड़े नंबर्स का इसी तरह निकाला जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लें तो x प्लस 54, 6 से भाग करके देखिएगा तो x प्लस 54 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 6 आई और माइनस 54 नेगेटिव है, इसको छोड़ देंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो जो धारा की चाल निकली वो कितनी आई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः धारा की चाल, अतः धारा की जो चाल आई, अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये सॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये 23 के 2 पार्ट थे जिसमें से आपको एक सॉल्व करना होता है, और ये प्रत्येक 6 नंबर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ये है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। क्या लिखा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेडेस्टल जिसपे मूर्तियां रखी होती हैं, लेकिन जब हम ऊंचाई दूरी में जाते हैं तो इसको हम लोग लगभग ये मान के चलते हैं कि इसकी चौड़ाई न के बराबर है, एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इतना हिस्सा पेडेस्टल का है और इतना हिस्सा मूर्ति का है। ये हिस्सा है पेडेस्टल का। मान लीजिए भूमि का एक बिंदु यहाँ पे है इस जगह, तो मूर्ति का शिखर ये है, यहाँ पर जो इसका उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। ओके, ये है कितना, 60 डिग्री। और पेडेस्टल का शिखर ये है, यहाँ पर जो उन्नयन कोण है ये वो है 45 डिग्री। ठीक है, ये है, और ये पूरा कितना था, 60 डिग्री। मूर्ति की ऊंचाई दी है 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर दिया हुआ है। और ये ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। हमने मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, इसमें अगर हम नेमिंग कर दें ए बी सी और डी, तो आप इसमें स्पष्ट लिखेंगे कि BC क्या है। यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा कि BC पेडेस्टल है, ठीक है, ये पेडेस्टल है ना, इसकी ऊंचाई h है। ये हम लोगों को फिगर में दिखा चुके हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। ये तो हम लोगों ने मान लिया।
CD क्या है? CD मूर्ति है जिसकी ऊंचाई दी हुई है, मूर्ति है जिसकी ऊंचाई दी हुई है कितनी? 1.6 मीटर है। ठीक है, अब उन्नयन कोण भी दिया हुआ है इतना। ठीक है, और भूमि का बिंदु A है। A से हम मान लेंगे कि पेडेस्टल की दूरी कितनी है? x है। ध्यान रखिए, हमको इसमें h ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन इसको हम x मान लेंगे। इसका मतलब हम विलोपन किसका करेंगे? x का। तो ध्यान देना है, पहले हम इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ABC और दूसरा बन रहा है ABD। पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC, क्योंकि हमको x और h का रिलेशन चाहिए और उसमें भी x को विलोपन करना है, क्योंकि हमें h का मान चाहिए, इसलिए x को विलोपित करेंगे। तो पहले हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज ABC में देखिए, चूंकि ये पेपर है तो इसमें हर एक चैप्टर्स आते हैं, तो ये मान के पेपर किया जाता है कि हर एक चैप्टर हमारा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए हम सोल्यूशन करा रहे हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के सोल्यूशंस अगर देखना है तो आप चैनल पे जाइए और अलग से प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री के पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इस त्रिभुज में लंब इस कोण के लिए 45 डिग्री के लिए BC क्या है? लंब है डिवाइडेड बाई AB, और ये हो जाएगा tan 45 h अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x और h की वैल्यू दोनों क्या है? सेम है, h इज इक्वल टू x। यानी जहां भी होगा वहां हम x की वैल्यू h रख देंगे, क्योंकि x को ही विलोपन कर रहा है। अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे? ABD। त्रिभुज ABD में ABD में तो इसमें लंब देखिए क्या है? BD, आधार है AB वही x, जो कि रिलेशन यहाँ पे है, इसको 1 कर सकते हैं, और इस ये है tan 60। अब BD की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है? h प्लस, इसमें दोनों का योगफल होगा ना, h यहाँ से यहाँ तक है और 1.6 ये है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू है tan 60 की वैल्यू √3। इसी को सॉल्व कर दिया जाए h के लिए। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टी, और x की जगह हम h भी रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो h प्लस 1.6 अपॉन h इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h इज इक्वल टू, और बल्कि ये प्लस ही रखिए, एक लाइन और बढ़ा दीजिए, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3h। अब h को ट्रांसपोज कर दीजिए h की तरफ, इसका मतलब 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h, कॉमन ले लीजिए, और थोड़ा सा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है, हमने पहले भी बताया था, h को कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से h कॉमन लेंगे, तो h जब कॉमन ले रहे हैं तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू आ रहा है 1.6, इसका मतलब h की जगह हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर देंगे, इसके उल्टे चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, तो क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिए, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से 3 माइनस, अरे √3 a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 3 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से इसको 1.6 को डिवाइड कर दीजिए, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही
पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई। ठीक है, इत्मीनान से सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब हम लोगों का है इसका अथवा वाला पार्ट। देखिए क्या दिया हुआ है, 24 का अथवा पार्ट जो दिया है वो देखिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले फिगर बनाइए। देखिए सड़क है और सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई के खंभे हैं। देखिए ये सड़क है, समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, ये समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, समान ऊंचाई के। ठीक है, एक बिंदु है। देखिए जिस खंभे के नजदीक होगा बिंदु वहां उन्नयन कोण अधिक होगा यहाँ पे, तो इस जगह उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। ठीक है, और जो दूर होगा, जो बिंदु दूर होगा वो इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ये है। ठीक है, अब ऊंचाई समान है। एक तरफ से हमने मान लिया, जिधर उन्नयन एक तरफ से मान लेंगे कि एक तरफ से अगर x मानेंगे, ये चूंकि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी कितनी है, 80 मीटर है ये वाली। तो इसका मतलब इधर वाली जो दूरी होगी वो 80 माइनस एक्स हो जाएगी यहाँ तक। उम्मीद करते हैं इतना फिगर समझ में आ गया होगा। अब दो खंभों की ऊंचाई दोनों तरफ h होगा। यस, अगर खंभों की ऊंचाई मान लें h तो इधर भी h होगा और इधर भी h होगा। ठीक है, दोनों की ऊंचाई कितनी हो गई, h हो गई। और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु अगर ये है, चलिए इसको हम लोग P रख दें, ये बिंदु P है, इधर A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D, ये हमने नेमिंग कर लिया। ठीक है, तो देखिए कभी भी वो समकोण त्रिभुज लिया जाता है जिसमें हमें सबसे पहले h और x का रिलेशन मिले। चूंकि यहाँ पे दोनों निकालना है, h भी और x भी दोनों ज्ञात करना है, तो पहले वो त्रिभुज लीजिए जिसमें हमें h और x का रिलेशन मिले, सिंपल रिलेशन। ध्यान दीजिए यहाँ h और x का सीधे सीधे यहाँ 80 माइनस एक्स है ना, तो इसलिए ये त्रिभुज लेंगे। पहले ध्यान देना है एक चीज और, थोड़ा फिगर के बारे में अगर लिख दीजिए तो बेहतर होगा। क्या लिखेंगे, AB और CD दो समान ऊंचाई के खंभे। ये आप लोगों को पेपर में लिख देना चाहिए, 1-2 सेंटेंस 3 सेंटेंस लिखना चाहिए। ठीक है, समान ऊंचाई के खंभे हैं। ठीक है, खंभे हैं और सड़क कौन सी है, AC सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है। P क्या है, इनके मध्य बिंदु। P खंभों के बीच एक बिंदु है, ये लिखेंगे, मध्य नहीं लिखेंगे, मध्य लिखेंगे तो मिडिल हो जाएगा, बिल्कुल एक बिंदु है बस। तो P खंभों के बीच एक बिंदु है, एक बिंदु है। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये भी बाकी तो फिगर बताता है। सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP में ध्यान दीजिए, AB लंब हो गया, AP आधार हो गया और ये क्या होगा, tan 60 होगा। AB को हम लोगों ने h माना है, AP x है, tan 60√3, इसका मतलब
एच का जो रिलेशन आया एक्स और एच में वो √3x आया इक्वेशन नंबर 1। ये हम यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा देख रहे हैं ना, ये PCD या DCP, ये त्रिभुज लेंगे। इसमें भी लंब CD ही है। तो अब त्रिभुज दूसरा लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये हम इतना रफ कर दे रहे हैं, सिर्फ रिलेशन रख रहे हैं। अब त्रिभुज PCD में लंब इसमें भी CD है, डिवाइडेड बाई आधार है CP इज इक्वल टू यहाँ पे है 10 30। CD भी H है लेकिन CP की वैल्यू है 80 - x और 1/√3, ठीक है। अब यहां ध्यान देना है, H की जगह हम कितना रख सकते हैं, √3x अपॉन 80 - x इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस √3 का इसमें होगा तो ये आ जाएगा 3x, √3 का √3 में 3 हो गया, इज इक्वल टू 80 - x, इधर लाएंगे x को ट्रांसपोज करके तो 4x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 20 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हम लोगों की 20 मीटर। अब x की वैल्यू 20 मीटर अगर यहां रख दिया जाए तो h भी आ जाएगा। x मतलब एक तरफ से 20 है तो दूसरी तरफ से 60 होगा। कुल मिला के जो बिंदु होगा, एक खंबे से 20 मीटर तो दूसरे खंबे से 60 मीटर दूरी पर होगा। चलिए x का वैल्यू आ गई। अब h यहाँ समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, ठीक है। जो समीकरण 1 था उसमें रख दीजिए तो h भी आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 से अभी x का मान हम लोगों ने निकाला था, कितना आया, 20 मीटर। तो समीकरण 1 से h की वैल्यू थी √3x, x निकला है 20, तो 20√3 मीटर। तो ये खंभों की ऊंचाई हो गई 20√3 मीटर, और एक तरफ से 20 मीटर और दूसरी तरफ से 60 मीटर दूरी पर बिंदु होगा। तो वही कहा, बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभों से बिंदु की दूरी। तो अतः यहां लिख दीजिए, अतः खंभों की ऊंचाई है, ठीक है। पूछा है खंभों की ऊंचाई हो गई कितनी, 20√3 मीटर, तथा खंभों से बिंदु की दूरी, दोनों खंभों से पूछा है, खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर, 20 मीटर और 60 मीटर होंगे, 60 मीटर होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, उसमें भी 2 पार्ट रहते हैं, 2 अथवा में करके दिए होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 25 का। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को, देख लीजिए लिखा हुआ है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। ये गिलास दर्शाया गया है फिगर में, देखिए, ठीक है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक ये आंतरिक व्यास है कितना, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। परंतु गिलास के निचले तली में, आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला, ये अर्धगोला बना हुआ है, ये अर्धगोला का हिस्सा है, ये अर्धगोला है, ठीक है, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, इतना गिलास की ऊंचाई, ये 10 सेंटीमीटर हो गया।
थी, तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 3.14। ठीक है, देखिए वास्तविक धारिता का मतलब हुआ वास्तविक आयतन, जितना इस आकृति में पानी या चाय जो भी, क्योंकि जूस दे रहा है तो जितनी वास्तविक आयतन जूस का उसमें गिलास में आ रहा होगा वो वास्तविक आयतन होगा। और वास्तविक आयतन क्या हो रहा है, देख रहे हैं अर्धगोला कम हो जा रहा है, अर्धगोले का आयतन गिलास के आयतन से कम हो जा रहा है, वो वास्तविक होगा। आभासी का मतलब है पूरा गिलास, देखने में गिलास नीचे से तली में अर्धगोला बना है, नहीं दिखेगा, बट लगेगा पूरा फुल गिलास है, तो वो आभासी आयतन हो गया। तो कुल मिला के जो गिलास है वो बेलनाकार है, तो बेलन की त्रिज्या ऊंचाई, उससे जो गिलास बेलन का आयतन आएगा, मतलब गिलास का आयतन आएगा, ठीक है, पूरे बेलनाकार भाग का वो आभासी आयतन होगा, और अर्धगोले का आयतन कम कर देंगे वो वास्तविक आयतन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि त्रिज्या आधार, ये बेलन का जो त्रिज्या दिया है, मतलब गिलास की त्रिज्या कहिए या बेलन की त्रिज्या कहिए, तो जो गिलास की त्रिज्या है, बल्कि आधा व्यास की आधी हो जाएगी, इसका मतलब हो गया 5/2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई R। इसकी ऊंचाई 10 है, गिलास की ऊंचाई H आप कहते हैं, ये तो R हो गया। गिलास, ठीक है, की ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, चलिए सेमी लिख दे रहे हैं, CM। अब सबसे पहले तो हम लोग इसका आभासी धारिता निकाल लेंगे। आभासी इसलिए जो पूछा है कि गिलास की आभासी धारिता, गिलास है क्या, बेलन है, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा, लेकिन यहां में लिख रहे हैं गिलास की आभासी धारिता, धारिता मतलब आयतन, आभासी धारिता क्या सूत्र होगा, पाई R²H। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, पाई के टर्म में भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ चलिए डेसिमल में निकाल दिया जाए। 22/7 इंटू R², यहाँ देखिए 5/2 का स्क्वायर इंटू H 10। ठीक है, हल करिए, 22/7 गुणे 25/4 गुणे यहाँ 10, 2 यहाँ पे 11, तो देख सकते हैं क्या होगा, 11/25 0 आ जाएगा, 55 5 हुआ, 11 दूनी 22 5 27, और बटे कितना हो गया, 7 दूना 14। इसी को भाग कर देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 से फिर ये कट रहा है, इस 2 से हम लोग इसको काट लिए होते, चलिए 2 से कट रहा है 7, 2 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये आया 3775/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया। 7 से भाग कर लीजिएगा, अगर दशमलव भी चाहिए तो 7 से भाग कर लीजिए। ठीक है, अब ये तो हुआ गिलास की आभासी धारिता। अब अगर हम वास्तविक धारिता की बात करें, तो मैंने बताया था ना कि ये जो अर्धगोला वाला आयतन है, ये वाला हिस्सा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये कम हो जाएगा, यही वास्तविक धारिता होगी गिलास की। तो अब हम लोग गिलास की वास्तविक धारिता, मतलब गिलास का वास्तविक आयतन निकालना चाहिए। क्या होगा, गिलास की वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता, अभी मैंने बताया था कि पाई R²H बेलन के आयतन से जो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई R³, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पाई R²H की वैल्यू तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है पहले से ही, वही वैल्यू यूज कर लेंगे। कितना आया है, 1375/7, ये यहाँ यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
1375/7 सेंटीमीटर क्यूब माइनस ये कैलकुलेट कर लेंगे 2/3 गुणे 22/7 गुणे आर क्यूब 5/2 का क्यूब करेंगे तो 125 और बटे 2 का हो जाएगा 8। ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर लेना है तो हमारी ये आभासी धारिता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 1375/7 माइनस, और देखिए कोई कैंसिल होता है, हाँ 2 4, यहाँ भी 11 2, अब नहीं कैंसिल होगा कोई किसी से। ठीक है, नीचे 3 और 7 भी नहीं है, 2 भी नहीं, तो देखिए गुणा कर लीजिए यहाँ से 11 × 5 = 55 हो गया, 5 11 दूना 22 5 27 2 11 2 13 और बटे ये हो रहा है कितना 3 × 7 21 और दूना 42, ये हो रहा है 42। ठीक है, अब इसमें 1375 की कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिक से करिए। 1375 कॉमन है, बटे 7 भी है एक तरह से कॉमन। ठीक है, तो यहां से बचा क्या 1 माइनस 1 बटे, और ये 7 कॉमन लिए हैं तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/6 आ गया, यहां से माइनस करेंगे तो देखिए क्या आता है 1375/7 है और यहां से 5/6, तो यहाँ पे भी 6 से ये कैंसिल, 3 से भी नहीं होगा, 7 5 12 3 15 1 16 नहीं होगा, तो इसका मतलब गुणा कर लीजिए 25 हो गया, 5 7 35 और 2 37 3 5 3 15 3 18 और 5 एकम 5 1 6 बटे 7 6 42 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी आई आभासी धारिता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी आभासी धारिता भी ज्ञात कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और इनफैक्ट आज का लास्ट क्वेश्चन जो 25 का सेकेंड पार्ट है, देख लीजिए, इसमें भी क्या दिया हुआ है। रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में, देखिए रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ये देखिए यहां से अर्धगोला अध्यारोपित है। इसमें लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रशीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें चित्र में एकदम क्लियर है कि जो ये कलर करेगा रशीद, वो शंकु और अर्धगोले दोनों पे करेगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ पर करेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr। l तिरछी ऊंचाई है, r त्रिज्या है, और उसमें भी दोनों की त्रिज्या चूंकि समान है, तो आप देख रहे हैं व्यास कितना है। सबसे पहले आप देखिए इसमें दोनों की त्रिज्या, तो r कितना होगा अर्धगोले का भी और शंकु का भी 3.5 सेंटीमीटर व्यास है। इसको 2 से भाग कर देंगे, 3.5 7/2 होता है, तो ये 7/4 सेंटीमीटर। भिन्न में बदल लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। 3.5 का मतलब क्या होता है, देखिए 7/2 और 2 से भाग हो रहा है तो 7/4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगी। चलिए ये तो हुआ r, दोनों की त्रिज्याएं आ गई। अब ध्यान ये देना है कि 3.5 सेंटीमीटर मतलब 7/4, ये भी तो ऊंचाई होगी, तो शंकु की ऊंचाई कितनी निकलेगी, ये वाली 5 सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे। कितना, ये 7/4, ये भी 7/4 होगा। ये त्रिज्या है 7/4 यहां से यहां तक,
तो माइनस कर देंगे 7/4। तो जो शंकु की ऊंचाई h होगी, h देखिए शंकु की ऊंचाई हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये तो त्रिज्या है दोनों की, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं है ये। चाहे तो आप यहाँ लिख दीजिए जो त्रिज्या शंकु की है वही अर्धगोले की है। तो शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हमें चाहिए, क्योंकि पूरे इसकी जो ऊंचाई दी हुई है लट्टू का वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें शंकु की ऊंचाई चाहिए, और चूंकि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना शंकु का, तो इसलिए हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए। तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए r और h दोनों चाहिए होता है। तो शंकु की ऊंचाई पहले निकालें h। शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर में से माइनस करना होगा कितना, 7/4 सेंटीमीटर। एलसीएम ले लीजिए, 4 20 माइनस 7, इसका मतलब आ जाएगा ये 13/4 सेंटीमीटर। h आ गया, r है ही। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसकी तिरछी ऊंचाई l। ये तिरछी ऊंचाई होती है शंकु की, ठीक है। इसलिए शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई l अंडर रूट h² प्लस r²। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना कौन सा है, 7/4, जिसकी त्रिज्या हम लोगों ने निकाल ली है, यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी हम लोगों ने निकाल ली है, शंकु की ऊंचाई भी, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, बस यही जरूरत थी। तो L निकालने के लिए देखिए h², इसका स्क्वायर होगा 13/4 का वर्ग, ये हो जाएगा, प्लस r², ये है 7/4 का वर्ग, इसको हल करिए तो L आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 169/16 प्लस 49/16। चलिए इसको जोड़ लिया जाए, 18, 6 4 10, 11 और 2 218/16, ये आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 4 का निकलेगा ही, तो हम इसको अंडर रूट 218 का भी वर्गमूल हम लोग निकाल लिया जाए। 9 9 18, 6 4 10 11, और ये 218 का देखिए गुणनखंड काट के कितना पार्ट आता है, नहीं तो इसका वर्गमूल थोड़ा सा इस उम्मीद के साथ हम लोगों ने किया था कि इसका दशमलव में, अच्छा 22/7 तो रखना ही था। ठीक है, तो ये कितना आएगा अंडर रूट, चलिए अभी रख रहे हैं, अंडर रूट 218 और बटे कितना हो जाएगा 4, ये आया सेंटीमीटर। ठीक है, तिरछी ऊंचाई इतनी आई, 218 का सिंपल बाद में कर लेंगे। चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए दोनों का, तो जो दिया हुआ है रस्सी द्वारा किया जाने वाला क्षेत्रफल, किसका किसका क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। तो देखा जाए, इसलिए रंग किया जाने वाला, रस्सी द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, चलिए अभीष्ट से काम चला लीजिएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल, जो आवश्यक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए हम लिख दे रहे हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे।
अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का होता है पाई आर एल। 22/7 रखना है उसका। तो देखिए 2 पाई का 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में आप देख रहे हैं कितना था, आर स्क्वायर मतलब ये 49/16, 49/16 प्लस यहाँ भी 22/7 गुणे 7/4 और गुणे एल निकला है √218/4, ये निकला है। इसी को सॉल्व कर लें। देखिए 7 से 49 कट जाएगा, ये 7 और 2 से यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ 4 आएगा और इस जगह 11 आएगा। तो ये 11 सतह 77/4 यहाँ से आया और प्लस यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और ये भी 2 और इस जगह 11। तो अभी हम इसको उसी रूप में लिख रहे हैं, किस रूप में, 11√218 और बटे है 8। ठीक है, अब 218 का देख लिया जाए थोड़ा सा वर्गमूल फैक्टर के फॉर्म में कि इसका क्या आ सकता है, कुछ कॉमन हो जाएगा दोनों का। देखिए 218 2 से काटेंगे 0, ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नहीं आ रहा है ये, फिर काटने से कोई फायदा नहीं है, 4 इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, 8 एलसीएम ले लेंगे, ये 2 से गुणा हो जाएगा, 2 7 14, 2 से 14 1 15, 1 से 54 प्लस यहाँ से 11√218, ये आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस जो रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला जो क्षेत्रफल आया वो ये आया। तो हम लोगों ने आज ये वर्णनात्मक प्रश्नों के सलूशन देखे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा और यही है कि अगर लगता है कि हमें इसका बेनिफिट मिलेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट कोई किसी ईयर 2025 का पेपर अब इसके बाद सॉल्व कराते हैं। तो 2025 का कोई एक सेट, अवेलेबल सेट सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में